चलो आवाज न करिए बेटा। चलिए देखिए, आवाज बिल्कुल ना करो। चलो देखो, यहाँ पर हमने नया चैप्टर के लिए बोला था, लेकिन नया चैप्टर आज हमारा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, देखिए आवाज बंद रखो बेटा, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रायिकता जो चैप्टर है ज़रा सीखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। देखो बेटा, तो प्रायिकता क्या है? प्रोबेबिलिटी। जरा सुनिएगा, प्रायिकता क्या होती है? प्रोबेबिलिटी। चैप्टर का नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी। तो ये हेडिंग डाल लीजिएगा। एक क्वेश्चन 8 नंबर में तो ज़रूर आ ही जाता है। अगर 8 नंबर में नहीं आता है तो 5 मार्क्स में आ जाता है। आ जाओ बेटा, आ जाओ। तो ये चैप्टर को आपको सीखने के लिए बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। आपको बता दें, मैथमेटिक्स में सुन लीजिएगा, सबसे टफेस्ट चैप्टर की लिस्ट में इसको माना जाता है। प्रायिकता, एक क्रमचय संचय, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, और एक प्रोबेबिलिटी। लेकिन इस चैप्टर के साथ हम खेलेंगे, बहुत आपको आसान लगेगा सबसे, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट इसलिए है कि इसे बेसिक से बताना ज़रूरी है और थोड़ा एग्जाम्पल देना पड़ेगा दैनिक जीवन का, तब इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, बहुत ही गजब का आपको मज़ा आएगा। आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ठीक है, तो ज़रा हेडिंग डाल लीजिए पहले आप। चलिए देखिए, आवाज़ न करो। प्रोबेबिलिटी क्या जानते हो आप प्रायिकता में? कोई जानता है प्रायिकता? हाई स्कूल में पढ़ा होगा। तो क्या होती है प्रोबेबिलिटी? सबसे पहले आवाज़ बंद रखिए, इसकी थ्योरी क्लियर करनी पड़ेगी पहले आपको। सबसे पहले इसका बेसिक, और आपको बता दे रहे हैं प्रायिकता में आप बहुत मज़ा आएगा, आपको झूमोगे आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, इसलिए एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। बहुत ही शानदार आपको मज़ा आना है, मान के चलो। अगर आप प्रोबेबिलिटी की एक भी क्लास मिस नहीं करोगे तो मैं क्या कह रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी से तो देखिए बेटा, आराम से बैठ जाओ, खिसक जाओ थोड़ा सा। देखिए, तो प्रोबेबिलिटी में आपको ध्यान से सुनना है। प्रायिकता क्या है? सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी यहां पर हम बात कर रहे हैं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। थोड़ा बड़ा भी है टॉपिक प्रोबेबिलिटी, इसमें पूरा पढ़ाएंगे, कुछ है जो पोर्शन हट गया है, लेकिन हम इसको पूरा अच्छे से नॉलेज देंगे आपको रियल प्रोबेबिलिटी का मजा है। कोई भी 8 नंबर का क्वेश्चन अनसॉल्व में ऐसा नहीं दिखेगा जो ना हो पाए। आपको अगर 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक आप विधि से और एक प्रायिकता का, तो आप यही कहोगे यार मैं प्रोबेबिलिटी का सवाल, जबकि उल्टा होता है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन स्टूडेंट छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आपको इतना मज़ा आना है। लेकिन वो मज़ा तभी आएगा जब कॉन्टिन्यूसली आप क्लास मिस नहीं करोगे, और इसका वीडियो दोबारा भी देख लिया करो। दोबारा चाहे 4 बार देखो, चाहे 5 बार देखो, आपको रोज़ मज़ा आना है। चलिए तो देखेंगे क्या है प्रोबेबिलिटी। देखो इधर बेटा, प्रोबेबिलिटी में देखो, सबसे पहले हमें ये समझना होगा डेफिनेशन क्या है इसकी। बताइए भाई, क्या डेफिनेशन है इसकी प्रोबेबिलिटी की? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? देखिए इधर, प्रायिकता क्या है? अगर हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी क्या है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है, जो पॉसिबिलिटी है किसी के होने ना होने की बात करेंगे। पॉसिबिलिटी, इस दुनिया में हर चीज के लिए कुछ ना कुछ एक मेजरमेंट बना है। बस ध्यान से सुनते रहो। आप मेरे शब्दों में खो जाइए, जो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझा रहे हैं,
वो आप वो किसी किताब में नहीं मिलेंगे। बस हमारे खुद के बनाए गए एग्जाम्पल समझो, रिसर्च की है हमने इस पर, बहुत बेहतरीन इस चैप्टर को पढ़ा है। तो यहाँ पर क्या कहा हमने कि पॉसिबिलिटी, आवाज़ बिल्कुल ना है, बिल्कुल आवाज़ नहीं आनी चाहिए, कहीं से आवाज़ आ रही है, बिल्कुल सुनते रहो मेरी बात। मैंने कहा पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब एक मेजरमेंट, हर चीज़ के लिए एक मेजरमेंट होता है। मैंने कहा बेटा पेन ले आओ, आपने कहा सर, मैंने कहा जाओ ले आओ, अरे कितने लाने पेन, ये भी एक क्वेश्चन है। मैंने कहा जाओ, हमने आपको 50 रुपये दे दिए, हमने कहा जाओ बेटा पेन ले आओ, 5 रुपये दे दे, समझ जाते कि कोई पेन एक आधी लाना होगा जो 5 रुपये तक का आता हो। लेकिन अगर मैंने आपको 50 रुपये, जाओ बेटा कुछ पेन ले आओ, कुछ पेन ले आओ, इसका मतलब कितने ले आए सर, एक न्यूमेरिकल वैल्यू देनी ज़रूरी है। सर बेटा 3 पेन ले आना, 2 पेन ले आना। तो इससे पता चल रहा है, यानी यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ होता है मेजरमेंट। हर चीज़ को नापने के लिए एक मेजरमेंट है भाई। आप जो है मान लीजिए, जैसे आपने डिस्टेंस कहा है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ बेटा, दूरी होता है कि नहीं होता है भाई। जैसे हमारी यहाँ पर आप घर है, मान लीजिए अपने घर से जो है, ये आपका घर है, और घर से आप कहाँ निकल रहे हो, कोचिंग के लिए। तो मालूम है आप बच्चों को ये आपकी कोचिंग है, सुनते रहिएगा, आवाज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, पूछने लगेंगे हम। तो ये कोचिंग है, यहाँ पर आपका इंस्टीट्यूट है, ठीक है, यहाँ पर है। तो बताइए स्टूडेंट जो है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 3 किलोमीटर है, मान लीजिए कितनी है, 3 किलोमीटर है। तो ये जो एक मेजरमेंट है, पता चल रहा है कि हाँ यार पास में नहीं है कोचिंग, 3 किलोमीटर है, तो पैदल जाना ठीक नहीं है, यानी बाइक से। अब स्टूडेंट ने जो है यहाँ से सोचा भाई अब कोचिंग जाना है, तो 6 बजे से मान लीजिए कोचिंग है, और उसने बताया घर में कि एक्स्ट्रा क्लास लगी है, मम्मी पापा एक्स्ट्रा क्लास लगी है, 12 घंटे की क्लास है हमारी, और सर ने बहुत उसमें जो है मेहनत करके पढ़ाना है। तो यहाँ पर या मान लीजिए कम बता दिया 5 घंटे की। अब स्टूडेंट क्या होता है भाई, बाइक उठाया तो डायरेक्ट तो कोचिंग जाएगा नहीं, वो सोचता है लड़के के अपने दोस्त के यहाँ हो लें, ठीक है, इधर उसके घर का जो है दोस्त का घर है, ठीक है बेटा। अब वो गया अपने, तो क्या हुआ कि गार्जियन ने इसको नोटिस किया, गार्जियन ने सोचा आज इसकी बाइक पे रीडिंग देख लेते हैं। तो रीडिंग देख ली, मान लीजिए लिखा हुआ उसमें रीडिंग 7162। उनको मालूम है ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 बढ़ा दो कितना हो जाना चाहिए, 68 हो जाना चाहिए। अब वो गया यहाँ से अपने दोस्त के कहा कि दोस्त को जो है दोस्त को ले लें। अब ये दोस्त को लेने के बाद वो डायरेक्ट कोचिंग नहीं जा रहा है, वो कहीं और जा रहा है घूमने, ठीक है, यहाँ चला गया गंगा बैराज। फिर उसने कहा नहीं यार थोड़ा सा बिठुर भी हो लें, ठीक है। तो ये देखिए पहले गया, वो दोस्त को ले लिया, उसने पिक किया। अब 6 बजे को जो है फिर यहाँ से गया गंगा बैराज से गया बिठुर, और बिठुर से कहा जरा चिड़ियाघर भी घूम ले। अब यहाँ भी घूम गया, तो फिर वो अब कोचिंग के बगल से पहुँच गया, कोचिंग छूटने वाली कोचिंग के बगल में पहुँच गया। लेकिन फिर उसके दोस्त ने कहा इधर से ना देखो सर, देख लेंगे फिर, तो उसने जो है इधर से घुमा लिया। अब उसका घर पड़ रहा है, लेकिन नहीं, उसने कहा दोस्त को पहले छोड़ लें। तो यहाँ से जाके वो छोड़ गया, और उसके बाद घर पहुँचा, और घर में पापा जैसे ही बाहर आए तो कहा बेटा कराएं कोचिंग, कहा जी, बिना खाना पिए खाए हमने जो है कोचिंग की, बहुत मेहनत पड़ जाती है, ठीक है। देखो ये हाल है उसका, इधर जा रहा इधर जो है, और यहाँ से जो है भाई इधर से इसलिए नहीं गुजरा, घर से कोई देख लेगा, घर से कोई देख लेगा, इसलिए पीछे रास्ते से जाते हैं, और पहले दोस्त को छोड़ दें यहाँ पे, फिर जो है अपना घर पर आ। ये कहानी। तो उसके पिताजी ने ये सोचा कि आज नोटिस करेंगे इसको कि क्या है। तो जब उन्होंने देखा तो उसमें जो है ये जो है उन्होंने कहा बेटा पढ़ाए, पहले 2-4 क्वेश्चन तो करना पड़ता है कि बेटा पढ़ाए, जी जी पढ़ाए। तो क्या क्या पढ़ाया सर ने, कहा आज बहुत लंबी क्लास ली और जो है मैंने खाना नहीं खाया। माँ खड़ी थी, कहा भूखा है मेरा बच्चा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर उनको दया आ गई, माँ को कहा तुम ज़्यादा क्वेश्चन ना करो बच्चे से, उसको जाने दो अंदर, उसको खाना पीना पहले तैयार करें, बेचारा मेरा बच्चा है, खाना पीना। अब देखिए ये हो गया,
7185 रीडिंग है। पिताजी ने उससे कहा बेटा ये बताइए कि ये आप गए गंगा, मतलब जो ये तो उनको मालूम नहीं है तुम गंगा बैराज घूमने, बस उनको ये पता चला यहाँ से वहाँ तक की दूरी कितनी है 3 किलोमीटर। और उन्होंने कहा 7185 में माइनस करेंगे, 5 में 2 गया 3, 8 में 6 गया 2, ये तो यार 23 किलोमीटर आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या 7 बार घूमे क्या भाई? यहाँ पर देखा जाए तो एक प्रकार से 8 बार कह सकते हो। क्या तुम कोचिंग, घर से कोचिंग 8 बार गए क्या भाई? ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर ऐसे गए, कोई मतलब है नहीं, तभी तो होगा 24 किलोमीटर। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है कि आप कोचिंग नहीं गए हैं, यहीं से प्रूफ हो गया। तो ये कैसे पता चला? इस न्यूमेरिकल वैल्यू से पता चला बेटा। पिताजी क्या देखना चाहते थे? उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 7 किलोमीटर लिख के आता, 8 किलोमीटर बहुत ज़्यादा, दोस्त को छोड़ लिया होगा 10 किलोमीटर। उनको क्या मालूम है पूरी कहानी वो कहाँ गया। ठीक है बेटा। अब जैसे कल टेस्ट था तो एक बच्चा है रावतपुर का, उसने हमसे कॉल किया क्योंकि हमने बताया था कि टेस्ट में आएगा, अभी तुम लोगों को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो उसने हमें कॉल किया कि सर मैं आज टेस्ट नहीं आ पाऊँगा, मम्मी के साथ मार्केट में आया। मैंने कहा जरा बात करा दो मम्मी से। वो घबराने लगा, कहने लगा रुको 5 मिनट बाद बात करा दें आपसे। हमने कहा तुरंत बात कराओ, 5 मिनट में क्या? कहा वो सामान ले ली ना। फिर हमने कर दी वीडियो कॉल, उसकी हालत ख़राब, ठीक है। उसने किसी तरह से को मम्मी को मनाया होगा पक्का, वो मैंने बीच में समझ गया कुछ कहानी हुई होगी, तुम बाइक में बैठो जल्दी से। फिर थोड़ी देर बाद लगभग 20 मिनट बाद उसने फिर हमें वीडियो कॉल किया। कहा सर देखिए, आप बताओ क्या कहें उसको। आफ्टर 20 मिनट शक नहीं पैदा होगा भाई, वीडियो कॉल मैं कर रहा हूँ तुम उठा क्यों नहीं रहे हो? फिर कॉल किया तो वो भी नहीं उठा रहे, दोनों चीज़। वो घबरा रहा होगा। उसने मम्मी को हाथ पैर जोड़े, आज बचा लो, आओ तुम्हें दूध में उधर से जो है कुछ राशन पानी खरीदवा दें। क्योंकि उसने जो वीडियो कॉल किया, देखिए सर, एक हाथ से देखिए सर गाड़ी चला रहे हैं, देखिए मम्मी पीछे बैठी। मैंने कहा दिखाओ, और वो पीछे बैठी मम्मी। उसकी मम्मी को पूरी कहानी नहीं मालूम होगी, ये बोला होगा सर का वीडियो कॉल आ गया, दिखाना पड़ेगा। तो ये तुम लोगों का कहानी, इसीलिए हमने कहानी कुछ ऐसी बनाई जो ये वाकई में आजकल की कहानी चल रही। तो बेटा ये सोचो स्टूडेंट, ये सब चीज़ें सुन के जो है आप, मैंने क्या कहा, बिल्कुल एकदम रियल स्टोरी बताई कि नहीं बताई? मैं यही करता है स्टूडेंट। आज गंगा बैराज घूमेंगे, फिर उसके बाद बिठूर जाएंगे, बिठूर से आज चिड़ियाघर भी होगा, फिर उसके बाद तब कोचिंग के बगल से टाइम छुट्टी होने वाली है, तो भैया जरूर उसके आसपास एटमॉस्फेयर देखना पड़ेगा। और उसके बगल से इसलिए नहीं जा सकते हो क्योंकि सर जी देख लेंगे, और फिर घर के बगल से ही निकल लो लेकिन घर में नहीं जा सकते, फिर घर वाले देख लेंगे, इसलिए पीछे से गए और तब जाके उस दोस्त को ड्रॉप किया, तब आप यहाँ पर। यानी ये न्यूमेरिकल वैल्यू ना होती, तुम्हारे पिताजी ना पता कर पाते, ना जान पाते। इस न्यूमेरिकल वैल्यू के कारण वो समझ पाए ये कहीं लंबा घूमा है, ये पढ़ने नहीं गया, ये बस हमें बेवकूफ़ बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ ये न्यूमेरिकल वैल्यू उनको मालूम था, उस न्यूमेरिकल वैल्यू के आंसर जो है 6 किलोमीटर आना चाहिए, ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 किलोमीटर ना भी है भाई, कहीं पर इधर उधर थोड़ा बहुत चला गया 8 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर यही समझाने जा रहे हैं कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू से आपके पिताजी ने आपको पकड़ा नहीं, तो उनके पास कोई तरीका नहीं पकड़ा नहीं। तुम बोल रहे हो कि हाँ मैं पढ़ गया है, तो अब यहाँ पर क्या है, जैसे ये है, चलो ये तो ठीक है, ये तो हमने कहानी सुनाई छोटी आप। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देते, देखो प्रोबेबिलिटी की, देखो ये स्टोरी जो हम बना रहे हैं, ये स्टोरी आपके लिए बनाई ताकि आपके माइंड में एक इंसर्ट हो, प्रोबेबिलिटी बढ़िया तरीके से प्रवेश करे, फिर उसके बाद देखो मज़ा ही मज़ा आएगा आपको प्रैक्टिकल। है गजब का चैप्टर। मैंने कहा एक भी दिन आपने अगर सोचा ये मिस कर दें, फिर डिस्टर्ब हो जाएगा मामला, और इस वीडियो को दोबारा देखोगे तो और मज़ा आएगा। तो अब हम एक चीज़ और बता रहे हैं, एक बात और बता रहे हैं, जरा सुनिएगा। मैंने क्या किया, 3 लोहे के टुकड़े लिए, समझिएगा। एक मेज है यहां पर, कल्पना कीजिए एक मेज यहां पर रख दिया, मैंने 3 आयरन पीसेस रख दिए, तीनों आयरन का नेम कर दिया है ABC, और तीनों को कुछ अमाउंट में गर्म कर दिया, कुछ हीट कर दिया नहीं भाई, हीट कर दिया है। और आपको किस तरीके से हीट किया वो आपको नहीं मालूम, बस मैंने गर्म करके उनको रख दिया है।
और मैंने आप बच्चों से कहा कि बताओ बेटा कौन सबसे ज़्यादा गर्म है, कोई बता सकता है? भाई देखो, आपको मालूम है दाल कैसी बनी, जब आपके जीभ में आएगी, संपर्क में आएगी, तभी पता चलेगा। आप खीर खाते हो, खीर कटोरी में है रखी हुई, पूरी गाढ़ापन है, पूरा चावल बढ़िया मस्त है, लेकिन आपको मज़ा कब आता है? आपका जो पहला चम्मच मुंह में जाता है, उससे जो अनुभव प्राप्त होता है, उसी से समझ में आता है इस खीर में गजब की मिठास है। और कोई रास्ता नहीं है, आप उस हाथ से छू लो, दाल को छू लो अरहर की, आपको पता नहीं चलेगा इसमें नमक ज़्यादा है या कम है। केवल एक ही तरीका है, वो आपकी जीभ, उसी से पता चल पाएगा इस दाल में नमक ज़्यादा। मैंने कहा जरा दाल में चेक करो कितना नमक है, ज़्यादा तो नहीं है। भाई ये बताइए, आप ये बताओ, जो हलवाई खाना बनाता है 500 लोगों के लिए, इतना बड़ा पतीला है दाल का रखा हुआ है, हर चीज़ का, हर मटेरियल, क्या जब वो बनाता है, क्या आपको मालूम है? भाई हमारे होटल में जैसे बनाया जाता है खाना, तो वहाँ हम देखते हैं, तो वो जब खाना कंप्लीट करता है, एक बार हल्का सा चम्मच निकाल के अपने हाथ में रखता है और एक बार टेस्ट करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर इसमें नमक ज़्यादा है तो पता चल जाए। क्योंकि 500 जितने भी लोग हैं उनके पास मेरी ही जैसी जीभ है। ज़रूरी नहीं हर आदमी से बोलें जरा तुम इसे चखो, हर आदमी से थोड़ा ना बोलेंगे तुम चखते रहो। एक बार टेस्ट कर लिया, ओके है, नमक ज़्यादा तो नहीं है, कम होगा ठीक है, बाकी अपना बैलेंस बना लेंगे, मीडियम नमक एक है। इसका मतलब उसने टेस्ट किया तो उसने ओके कर दिया, हाँ ठीक है बढ़िया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये बात समझ में आनी चाहिए आप बच्चों को कि ये चीज़ जो है कितनी गर्म है, तीनों आयरन पीसेस, ये कोई नहीं बता सकता, कोई इस दुनिया में नहीं है ऐसा जो बता पाई ये तीनों में कौन गर्म है। इसके लिए एक ही है, आपका हाथ संपर्क में आना चाहिए उसके, हाथ या कुछ भी टच कर दो तो गर्म होगा, अपने आप पता चल जाएगा, अरे तो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म है। पानी है, पानी घर में गर्म करते हो, बाल्टी से मम्मी ने बटन बंद कर दिया, आप हाथ डाल के देखते हो कि नहीं देखते? पानी गर्म है कि ऐसी ठंडे में तो नहाते नहीं, ठीक है ना बेटा? पानी एक बार चेक करते हो, हल्का सा गर्म, अरे अभी और लगा दो उसको, ऑन कर दिया उसको। इसका मतलब आपका एक ही तरीका है कि आप उसको देख के नहीं पता, भाई उबल रहा है तो तब ये बात अलग है कि हाँ ये गर्म है। मैंने कहा इनको आयरन को मैंने हॉट कर दिया, कोई इनमें बस ये पता नहीं चल रहा कौन कितना गर्म है, ऐसा भी नहीं कोई भाप निकले, बस गर्म किया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया। लेकिन बात आपको ये बताना है, गर्म तीनों हैं, लेकिन तीनों में सबसे ज़्यादा गर्म कौन है, इसका जवाब किसी के पास नहीं। इसका जवाब आंखों से सब देख रहे हैं, लेकिन कोई इस आयरन पीसेस को, ये जो 3 आयरन के मेज में रखे मैंने, इनको कोई नहीं बता सकता कौन सबसे ज़्यादा गर्म है। एक ही तरीका है, आप उसको टच करें। मैंने एक बच्चे को बुलाया जय किसान, मैंने कहा बेटा जरा इनको टच करना, या किसी बच्चे को बुलाया, मैंने कहा जरा बेटा इनको टच करना। उसने जब टच किया तो मैंने कहा बेटा चुप रहना, बताना नहीं, तुम बताना नहीं कौन तीनों में सबसे ज़्यादा गर्म। मैंने कहा ये बच्चे बताएंगे जितने बैठे हैं, क्या बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। फिर एक और बच्चे को बुलाया, मैंने कहा बेटा हिमांशु आओ जरा तुम टच करो। इसने भी टच कर दिया, इसको भी पता चल गया कौन ज़्यादा गर्म है, लेकिन मैंने कहा आप नहीं बताओगे। इसका मतलब इन तीनों आयरन पीसेस में कौन सबसे ज़्यादा गर्म है, ये जानकारी केवल 2 ही लोगों को है। बाकी जितने बैठे हैं और इस संसार में जितने भी लोग हैं, कोई नहीं जानता इन 3 आयरन पीसेस में कौन सबसे ज़्यादा गर्म है। एक ही तरीका है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे पूरी दुनिया को पता चल जाए, किसी को यहाँ पर आने की जरूरत नहीं? बिल्कुल है एक तरीका, बता रहे कैसे। बताओ कौन सबसे ज्यादा गर्म है, कैसे पता चल गया? उस न्यूमेरिकल वैल्यू से पता चल गया। पिताजी को कैसे पता चला ये लड़का घूम के आया? न्यूमेरिकल वैल्यू से। ये न्यूमेरिकल वैल्यू से जानकारी हो रही है, क्योंकि बाइक में जो आप चलते हो तो वो अगर बाइक रुक गई है तो कुछ नहीं चेंज होगा, लेकिन आप बढ़ते चले जाओगे तो वो क्या होगा, लगातार इंक्रीज होता चला जाएगा। रीडिंग कभी भी बाइक पर लिखी हुई कम नहीं हो सकती है। आज देखो कुछ और है, कल देखोगे चेंज होगी, लेकिन वो जिस दिन देखी थी उससे ज़्यादा होगी। तो बस वैसे ही यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब कोई ऐसा तरीका जिससे ये पता चल जाए कि सबसे ज़्यादा कौन गर्म है, बोलो सी वाला। कैसे पता चल गया बताओ? किसी को आने की जरूरत है यहाँ पर? उस न्यूमेरिकल वैल्यू से पता चल गया। तो न्यूमेरिकल वैल्यू एक मेजर कर रही है उस चीज को।
न्यूमेरिकल वैल्यू मेजर कर रही है। भाई मैंने कहा एक लड़के के 4 नंबर हैं 100 टेस्ट में, एक बच्चा है जिसके 92 मार्क्स हैं और एक स्टूडेंट है जिसके 98 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100। बाकी और भी बच्चे किसी के 76 हैं, किसी के 49 हैं आउट ऑफ 100, लेकिन ये स्टूडेंट है जिसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं। मैंने अगर आपसे पूछा 60 बच्चों में कुछ बच्चों के नंबर दे दिए, मैंने आपसे पूछा बताइए सबसे इंटेलिजेंट कौन सा लड़का है, तो कैसे कह दिया आपने इंटेलिजेंट है? कभी आपकी ना कोई बातचीत हुई, ना कभी मुलाकात हुई, आपके मार्क्स ने उसका मेजरमेंट कर दिया। उसका जो मार्क्स है वो उसको मेजर कर रहा है। जितना ज़्यादा आपका मार्क्स उतना ज़्यादा इंटेलिजेंसी, ये न्यूमेरिकल वैल्यू ही तो मेजर कर रहा है। डिनोमिनेटर का सबको, डिनोमिनेटर तो सबका एक जैसा होता है, लेकिन न्यूमरेटर सबका अलग अलग होता है। जिसका न्यूमरेटर, अच्छा बताओ कौन सा स्टूडेंट है जो सबसे वीक है? ये सबसे कम नंबर, इससे कम किसी के नहीं है। बताओ कौन सा स्टूडेंट सबसे वीक है? कैसे पता चला? मार्क्स से बताओ, न्यूमेरिकल वैल्यू से पता चले। तो यहां पर ये बात समझ में आनी चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू का बहुत बड़ा रोल है। समझिएगा बात को, न्यूमेरिकल वैल्यू का बहुत बड़ा रोल है, तो इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू को जरा समझिएगा। मैंने कहा ऐसा ही, यानी यहाँ पर मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दी। अब वर्ल्ड का हर आदमी जान रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू, जो पढ़ना जानता है वो जान रहा है ये वाली चीज़, डिग्री सेल्सियस जितना न्यूमेरिकल बड़ा होगा उतना उसका टेम्परेचर हाई होगा। तो बस वैसा ही प्रोबेबिलिटी है। मैंने कहा कल मुझे जाना है, सपोज एक एग्जाम्पल बता रहे, अब हम आपको पूरी कहानी सुनाएं, बस मुझे एक न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है कि मेरे चांसेस इतने। जैसे हमने बोलते हैं सर कितना परसेंट लग रहा, जैसे हम कोई चीज़ पूछ रहे कितना परसेंट लग रहा है आपको ये जीत पाएगी इंडिया, आपने कहा 2% लग रहा है इंडिया जीत पाएगी। अब वर्ल्ड कप जीत पाएगी, इसका 2% चांस लग रहा है, इसका मतलब हाईली चांसेस है हारने के। तो ये जो परसेंटेज मुंह से निकल रहा है, सुनिएगा, ये वो बताता है। जैसे मैंने बच्चे से कहा यार बेटा पंकज आपको समझ में आ रहा? कहा जी सर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। मैंने कहा कितना % समझ में आ रहा? कहा 100% समझ में। एक ने कहा सर 10% समझ में आया। इसका मतलब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, इसका मतलब तुम्हें कुछ समझ में नहीं। कैसे पता चला? तुम या तो हम तुम्हें क्वेश्चन दे तो जानकारी, तुम एक न्यूमेरिकल वैल्यू मुंह से निकालो। बेटा कितना % आया? 10%। बेटा कितना % आया? 30%। बेटा कितना % आया? 40%। यार ये कितना % आया? किसी ने कहा 70%। कितने % आया? एक बच्चे ने कहा 100%। इसको पूरा समझ में आ गया। कैसे पता चला? या तो मैं हम उसको क्वेश्चन दें, पूछें कुछ, या एक न्यूमेरिकल वैल्यू ये बोल दें मुँह से कि 100%, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा बेटा टेस्ट देने आओगे, कितने % चांस है? सर 5% चांस है। इसका मतलब आप नहीं आ पाओगे। जब 95% बोलोगे तो इसका मतलब चांसेस ज़्यादा। बस परसेंटेज को आप अब ना बोल के एक दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू पे, वो परसेंटेज प्रोबेबिलिटी जैसे परसेंटेज में बोलते हो 100%, सेम इसी टाइप का है, लेकिन हम मेजर करते हैं 0 और 1 के बीच में। यानी प्रोबेबिलिटी क्या है? सुनिएगा, प्रोबेबिलिटी क्या है? किसी के होने की पॉसिबिलिटी का। जैसे किसी चीज का, कोई चीज गर्म है, कैसे नापा जाता है? कैसे नापा जाता है बताओ? टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस से। किसी की इंटेलिजेंसी को कैसे नापा जाता है? मार्क्स से। तो वैसे ही यहां पर किसी के होने की पॉसिबिलिटी क्या है, उसकी चांसेस क्या है होने के, वो जो चांसेस हैं उसके होने की जो पॉसिबिलिटी है उसी को हम नाम देते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है? आप बोलेंगे प्रोबेबिलिटी क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जिससे हम किसी के होने और ना होने की पॉसिबिलिटी को मेजर करते हैं। जितनी वैल्यू वो ज्यादा होगी इसका मतलब उसके होने की पॉसिबिलिटी क्या हो, उतनी हाई है, और जितनी लो होगी उसके होने की पॉसिबिलिटी उतनी लो है। लेकिन प्रोबेबिलिटी को P से दिखा रहे हैं और इसका जो वैल्यू होती है 0 और 1 के बीच में होती है। बहुत मजा आने वाला है बेटा। देखिए जितने आप चैप्टर हमसे पढ़े हो इतना मजा जितना इस चैप्टर में आएगा उतना किसी में नहीं आएगा। मैंने बोला ना, मैंने इसमें रिसर्च की, बहुत ज़्यादा सोचा है। हम आपको मालूम नहीं, हम प्रोबेबिलिटी इंटीग्रेशन भी डाल देते हैं, प्रोबेबिलिटी में स्ट्रेट लाइन भी डाल देते हैं। अब सोचो ऐसे ऐसे सवाल खतरनाक बना लेते हैं, तो अब तुम समझ सकते हो किस लेवल की प्रोबेबिलिटी आती होगी। तो इसलिए मेरी ये जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये उदाहरण दे रहे हैं, जबकि इनको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आधार यही है समझाने का। मजबूत कर रहे हैं, आपका स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। चलिए, तो यहां पर ये बात समझ में आ गई। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 1 के बीच में होती है।
जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, पढ़ा है बेटा, घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक का मतलब खुरदरापन। मैं यहाँ पर हाथ ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, मेरे हाथ में कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी क्योंकि इसमें स्मूथनेस है। मैं यही काम दीवार में करूँगा तो मेरा हाथ गर्म हो जाएगा, यानी टेम्परेचर में भी कन्वर्ट हो जाएगा, हीट जनरेट होगी, यानी कह सकते हो खुरदरापन है इस दीवार में। ठीक है, मुलायम सरफेस है तो उसका मतलब खुरदरापन उतना कम है। भाई समझ रहे हो? तो स्मूथनेस को मेजर किया जाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक, यानी किसी सतह का जो खुरदरापन है उसको जिससे मेजर, वैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0-1 के बीच में हो, तो वैसे ही यहां पर भी प्रोबेबिलिटी 0-1 के बीच में। सर अब मुझे समझ में आ गई प्रोबेबिलिटी, अब मैं समझ गया प्रोबेबिलिटी इतनी है, प्रोबेबिलिटी उतनी है, तो बताओ यार वो कितनी है? जितना 0 के करीब होगी उतना समझ लेना उसका लो चांस है, और जितना हाई होगी समझ लेना उसका, जितना वैल्यू बड़ी होगी 1 के करीब होगी, इसका मतलब उसके होने की पॉसिबिलिटी। सर प्रोबेबिलिटी 2 होगी किसी के होने की, असंभव। एक न्यूमेरिकल, एक हमने स्केल बनाई है, जैसे टेम्परेचर देखते हो, थर्मामीटर देखते हो, या मान लीजिए आप बीपी चेक कर रहे हो तो बीपी भी चेक करने की एक स्केल होती है। ऐसा थोड़ा ना किसी का इनफाइनाइट पहुंच गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा ऐसा एक स्केल है, कितने हैं भाई थर्मामीटर में, इस दोनों पॉइंट इनफाइनाइट तक बने हुए हैं, एक इतने तक टेम्परेचर है, बस उतने तक ही मेजर करेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखिए। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तो ये क्या है न्यूमेरिकल, आपको जरा समझिएगा, मेरी बात को समझिएगा कि एक न्यूमेरिकल एक स्केल बना दी गई है जिसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से 1 के बीच में। सर प्रोबेबिलिटी 2, ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा, प्रोबेबिलिटी अगर 5/3 बोल रहा है, सर फ्रैक्शनल तो है, अरे 5/3 अगर 3 का डिवाइड करो 1 दशमलव समथिंग होगा, क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। 2/3 प्रोबेबिलिटी हो सकती है, और 2/3 से कैसे फील करो, 2/3 को जरा हल्का सा डिवाइड करके चेक करो, आंसर 2/3 में रहने दिया करो, थोड़ा सा 2/3 को डिवाइड करो 3 से, कितना लगभग आ रहा है 0.6, इसका मतलब हाँ चांस है उसका, आधे से ज़्यादा चांस है। तो ये बड़ा मज़ा आता है सुनने में। मैंने यार इसकी पॉसिबिलिटी जो है 1/100 है, सर ये तो बहुत कम है, तो ये कैसे पता चल रहा है? उस न्यूमेरिकल वैल्यू से आप महसूस कर। मैंने कहा टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, कैसे पता चला सर ये कम है? भाई आपने, पिताजी ने आपको देखा 3 किलोमीटर, अगर मान लो उसमें 3 किलोमीटर लिख के आता तो तब भी शक होता कि तुम कोचिंग ही नहीं गए, कि गाड़ी 3 किलोमीटर ही आगे जा पाई क्या, तो आए कहाँ से, उड़ के आए क्या? ठीक है, कि बाइक के साथ उड़ के चला आए, यहाँ पे गिरे सीधा धाड़ से जमीन पर हनुमान बन के, ऐसा नहीं। ठीक है ना बेटा, तो ये ऐसा नहीं हो सकता, हर चीज़ में लॉजिक है। न्यूमेरिकल वैल्यू से फंस रहा है लड़का, वो न्यूमेरिकल वैल्यू के कारण दिक्कत हो रही है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है कि न्यूमेरिकल वैल्यू से हम मेज़र करते हैं उस चीज़ को। तो प्रोबेबिलिटी सर 1 फील करा दीजिए सर। 1 का मतलब जब कोई चीज़ पक्का होनी है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी, होने की पॉसिबिलिटी। जैसे मार्कर है, मैंने कहा इस मार्कर को मैं छोड़ रहा हूँ, तो सर ये कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। अच्छा एक बात कहते हैं, एक होती है इवेंट, मैथमेटिक्स में कहा जाता है इवेंट, जिसको हम कहते हैं घटना। सुन लीजिएगा जरा, इवेंट सुनते रहो, बस जितना गजब तरीके से सुन रहे हो समझो, फिर प्रायिकता हो जाए, ऐसी तैसी हो जाएगी प्रायिकता की। मैंने कहा घटना क्या होती है, इवेंट क्या होती है, इसको जरा समझना। एक हम बोल चाल में बोलते यार वो घटना हो गई वहाँ, ये मैथमेटिक्स में उस घटना वो वाली चीज़ नहीं हो। जैसे सॉल्यूशन आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, तो सॉल्यूशन का मतलब हल थोड़ा होता है, केमिस्ट्री में सॉल्यूशन को विलियन कहा जाता है, लेकिन जब हम मैथ्स का कोई क्वेश्चन करते हैं सॉल्यूशन वहाँ पे हिंदी लिखेंगे हल, तो वो वर्ड सेम होने से इसका मतलब ये नहीं। तो इवेंट मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी में किसको कहते हैं, जिसके होने ना होने के बारे में बात कर रहे हैं, किसको कहेंगे, जिसके होने ना होने के बारे में, उसको हम नाम देंगे इवेंट। ये इवेंट है। जैसे मैंने कहा इस मार्कर को अगर मैं छोड़ता हूं तो कहां जाएगा बेटा, नीचे की ओर जाएगा, इसके क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा। अब मैं कह रहा हूं कि मैं अगर इसको छोड़ रहा हूं तो ये बताओ नीचे की ओर जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है नीचे की ओर जाने की, तो क्या कहोगे, उसको कहेंगे 1, जिसका मतलब 1% ये नहीं है कि नहीं होगा, ये पक्का है 1 होना है। कल 8 बजे उजाला रहेगा, अरे सूरज ना आए वो अलग बात है, लेकिन उजाला जरूर आएगा, अंधेरा नहीं रहेगा। इतना कंफर्म है? बोलो। कल ट्यूसडे आएगा,
क्या कंफर्म है? वेडनेसडे तो नहीं आएगा, इसका मतलब कल ट्यूसडे आएगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। ध्यान रखना। तो बेटा ध्यान रखना, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू से मेजर किया जाता है और उसका मान हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। जैसे मैंने आपसे कहा, देखो इधर बेटा कैप, मैंने आपसे क्या कहा, इसको अगर हम छोड़ रहे हैं तो ये नीचे की ओर जाएगा, इसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। अगर मैंने कहा अब मैं इसको छोड़ रहा हूं, ये ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। जो चीज नहीं हो सकती है, असंभव है, उसकी प्रोबेबिलिटी को क्या नंबर देंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे 0। मुर्दा जिंदा हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी 0। समझिए, उसमें हम एग्जाम्पल ऐसे दे रहे हैं कि जिसमें तुम्हें लगे हाँ यार ये बात तो सही है कि मुर्दा जिंदा हो जाए, कहां से जिंदा हो जाएगा? ठीक है, तो इसका मतलब ये असंभव है, तो इसकी होने की पॉसिबिलिटी क्या है? 0। तो जो चीज हो रही है, अब समझ में आओगे 0 कब कहना 1? अरे 0 मतलब कुछ नहीं। जैसे मैंने कहा बेटा आपके पास कितने रुपए हैं, आपने कहा सर कुछ नहीं है, यानी आप कह सकते हो 0। तो वैसे ही आप जो सोचो प्रोबेबिलिटी, अगर 0 बोले, 0 मतलब बिल्कुल भी चांस नहीं, हो ही नहीं सकता वो चीज़, तो उसके होने पॉसिबिलिटी 0 बोल रहे हैं, इसका मतलब वो चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है ना बेटा? तो ये ध्यान रखना है, अगर आपको ये ध्यान रखना है प्रोबेबिलिटी का हमेशा वैल्यू किसके बीच में होगा? 0 और 1 के बीच में। फिर से सुनिएगा, जितना 0 के करीब होगी किसी की प्रोबेबिलिटी, जितना 0 के करीब होगी उसके होने की पॉसिबिलिटी उतनी हाई होगी, और जितना 1 के करीब, सॉरी जितना 0 करीब होगी उतनी होने की पॉसिबिलिटी लो होगी, और जितना 1 के करीब होगी उसके होने की पॉसिबिलिटी उतनी हाई। तो बेटा हमेशा याद रखेंगे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है? 0 और 1 के बीच में। किसके बीच में होती है? 0 और 1 के बीच में होती है, ये याद रखना। P मैक्सिमम, अरे ये सवाल आता है भाई एयरफोर्स में, किसी घटना E की प्रायिकता का मान, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E, यानी किसी घटना E का, E से दिखाएंगे घटना को, इवेंट, किसी घटना E के होने की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना है? बोलो कितना होगा? P मैक्स 1, और न्यूनतम मान कितना होगा? 0। बहुत बढ़िया। इसका मतलब सर जी अगर कई ऑप्शन में दिया होता है 4 प्रायिकता होगा, नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा कितनी के कितने बीच में रहेगी? 0 से 1 के बीच में होगी। जितना 1 के करीब होगी उसकी होने की पॉसिबिलिटी उतनी हाई होगी, जितना 0 करीब होगी उसके होने की पॉसिबिलिटी लो। चलिए ठीक है सर, अब यानी माइंड में एक चीज सेट हो गई कि हाँ प्रोबेबिलिटी की सर ने स्केल बना दी, चाहे जे एडवांस चाहे मैथ्स का जहाँ पर अंत होता है उसे जे एडवांस कहा जाता है, वहाँ पर मैथ्स का अंत हो जाता है। अगर वहाँ तक की बात करेंगे तो यही स्केल है बेटा, 0 और 1 के बीच में है। अब ये शुरुआत बेसिक से लेकर चाहे तुम आसमान पे पहुंच जाओ जहां पे अंत हो रहा है, वहां तक की बात करोगे तो प्रोबेबिलिटी सभी लेवल में 0 से 1 के बीच में ही रहेगी। ठीक है, ये नहीं कि IIT में चले जाओगे 1 से बड़ी हो जाएगी, नहीं, आपका जो प्रायिकता का मान होता है 0 और 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, अगर हम 4 ऑप्शन दे दें कि प्रायिकता का मान क्या नहीं हो सकता, 1/4, दूसरा ऑप्शन 2/3, तीसरा ऑप्शन 5/4 और चौथा ऑप्शन आपका 1/2, प्रायिकता का मान निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता? सी। कैसे आपने किया? सबको भाग देकर देखा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, इसमें 0.66, इसमें क्या होगा 1 दशमलव समथिंग, इसमें ये नहीं हो सकता, यानी कौन सा ऑप्शन? नन ऑफ दीज, मतलब सॉरी सी ऑप्शन 5/4 जो कि क्या है 1 से बड़ा है। तो प्रायिकता का मान हमेशा किसके बीच में रहेगा बेटा? प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगी, 0 और 1 के बीच में रहेगी। अब ध्यान से सुनते रहना बेटा, अगर आप ध्यान से सुनते रह गए तो समझ लो जी मीन जी एडवांस तक के सवाल समझने लायक बना देंगे आपको। बस इतना ही, मतलब थ्योरी बस अच्छे से समझना है। चलो ये हो गया, क्लियर है। अच्छा बात करते हैं प्रोबेबिलिटी निकाली कैसे जाती है, क्या फॉर्मूला जनरेट हुआ है, इसकी कुछ थ्योरम भी है, कुछ पहले तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालें, कुछ ऐसी होंगी प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, कुछ की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो वहाँ पे थ्योरम भी लगाई जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, फॉर्मूला तैयार किया गया जिसको नाम दिया गया है, अच्छा सैंपल स्पेस बताते पहले। सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस इसे हिंदी में कहा जाता है प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है सैंपल स्पेस? बेटा एक एक बेसिक क्लियर करना है आपको। प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है बोलो?
प्रतिदर्श समष्टि का मतलब होता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस किसको कहा जाता है? प्रतिदर्श समष्टि का मतलब है लिस्ट ऑफ ऑल आउटकम। आउटकम का मतलब होता है परिणाम। जैसे सिक्का उछालोगे तो क्या क्या प्राप्त हो सकता है? हेड आ सकता है या तो टेल आ, तो उन सब की लिस्ट ऐसे ब्रैकेट के अंदर बना देते हैं, मंजिला ब्रैकेट के अंदर, यानी ये आ सकता है या तो उन सब की लिस्ट बनाओ। 5 को फेंको, क्या क्या आ सकता है? समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। प्रतिदर्श समष्टि का मतलब लिस्ट ऑफ ऑल आउटकम। आउटकम का मतलब होता है परिणामों की संख्या। तो यहां पे लिख सकते हैं इंग्लिश में लिस्ट ऑफ ऑल आउटकम्स, ऑल आउटकम, सभी परिणामों की संख्या। सभी परिणामों की संख्या को ही क्या कहते हैं? प्रतिदर्श समष्टि। लिस्ट ऑफ ऑल आउटकम्स, लिस्ट ऑफ ऑल आउटकम्स, सभी परिणामों की संख्या को ही क्या कहेंगे? प्रतिदर्श समष्टि। अब कई बार ऐसा भी सवाल आ जाता है ऑब्जेक्टिव, एक सिक्का उछाला जाता है, उसके सैंपल स्पेस क्या होंगे? 4 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन दे दिए। बोलो कौन सा आंसर होगा? बहुत बढ़िया। अरे हेड आता है, ठीक है, तो क्या हेड ही आता है सिक्के को उछालने पर? बोलो टेल भी आ सकता है। तो सारे आउटकम लिखिए ना, जो जो आ सकता है उनकी लिस्ट बना दो, तो ये आंसर हो गया अभी। ठीक है, तो यहां पर आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। यदि एक सिक्का ऊपर की ओर उछाला जाता है, लिखो ए कॉइन इज टॉस्ड vertically upward, write the sample space। तो प्रतिदर्श समष्टि लिखिए। एक सिक्का ऊपर की ओर उछाला जाता है, a coin is tossed vertically upward, एक सिक्का ऊपर की ओर उछाला जाता है। फाइंड राइट द सैंपल स्पेस, तो प्रतिदर्श समष्टि लिखिए। बोलो क्या होगा? एग्जाम्पल पहला है, एक सिक्का ऊपर की ओर उछाला जाता है तो बताओ क्या होगा प्रतिदर्श समष्टि? बोलो, ये आंसर हो गया, हेड और टेल। दूसरा, एक डाइस इज थ्रोन रेंडमली, एक डाइस जो है यदृच्छया फेंका जाता है। ए डाइस इज थ्रोन रेंडमली। अच्छा, रेंडमली क्या होता है जरा देखेंगे। देखो बेटा, हम प्रोबेबिलिटी, देखो हमारी आदत है बेटा कि एकदम जब चीज़ों को बताएं तो खो जाएंगे। हमें बताने में बहुत मज़ा आती है, अगर डांस भी करना पड़े तो करने को तैयार है, लेकिन उसे समझ में तो आए कुछ। ठीक है, क्या फ़ायदा से डांस करने? कोई अगर डांस कोई ज़रूरत पड़ रही है तो करके दिखाया जाएगा, लेकिन पढ़े तो ज़रूरत। तो यहाँ पर क्योंकि बेटा जब हम फिजिक्स पढ़ाते थे, हम बाल्टी लेकर आते, कभी साइकिल उठा लेते थे लड़के की, सबके सामने साइकिल उठा के पूरा लेकर आते थे, फिर लड़के को बिठाते थे, बैठो यहाँ पे। शर्म आती थी, हमने कहा जाते नहीं हो बैठ के, क्या बैठो यहाँ पे। उसे डर लगती ना कि सब लोग देखेंगे कि मैं साइकिल में जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हम आपको बताएंगे एग्जाम्पल। अभी हम लेकर आएंगे ताशी गड्डी, अभी रखे रहते हैं हम बैग में, लेकिन अभी चल नहीं रहा है, तो इसलिए जो है अगले टर्न में या कल या परसों में हम लेकर आएंगे ताशी गड्डी, पूरा एकदम बढ़िया तरीके से, और एक गेम भी उसमें खेल के दिखाएंगे आपको। ताशी गड्डी को हम फेंटा जाता है, आप बच्चे से कहेंगे बेटा आप ताश को फेंट लीजिए अपने अच्छे से, फिर वो बच्चा इस तरह से करेगा, फिर उसे कहेंगे लाओ इधर दो, फिर हमने कहा एक ताश का पत्ता निकालेंगे, ऐसे उल्टा आपकी तरफ करेंगे, ऐसे कह देंगे बेटा ये वाला है। आप भी देख के चौंक जाओगे, ये सर जी कैसे बता दें? अपने हाथ से तो हर कोई कर देता है, तब बताता है, हम तुम्हारे हाथ से करवाएं कि तुम फेंटो इसके ताशी गड्डी। ठीक है, अब होते तो थोड़ा मज़ा आती है इसे करने में, तो लेकिन ये है कि अभी है नहीं गड्डी। अब अगले टर्न में देखो आपको ताशी गड्डी लेकर आएंगे तो फिर मज़ा आएगा। देखो बेटा,
तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे क्या बादशाह है, क्या आपका इक्का है, पूरी एक एक चीज़ सिखाई जाएगी आपको। खेलना नहीं सिखाया जाएगा बस, ठीक है। और जिसको सीखना है वो मिलना हमसे, फिर वो क्लास के बाद रुक लेंगे, ठीक है ना। ऐसे बच्चों की लिस्ट बनाई जाए जो सीखना चाहते हैं, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर उनका सैंपल स्पेस बनाया जाएगा, ठीक है। जिनको सीखना है, जो उत्सुक हैं, सर जी मुझे जब इतना जान गया तो खेलना भी सिखा दीजिए। पूरा ज्ञान दे दिया हमने, इक्का क्या है, बादशाह क्या, गुलाम क्या है, तो मैं उत्साहित हूँ। तो मैंने कहा तो ये क्या है बेटा, ये आपको बताया जाएगा कि वहाँ पर रैंडमली मतलब होता है मालूम हमें ये नहीं कि ये है। जैसे मैंने कहा देखो मैंने डिसाइड पहले से माइंड में रखा वहाँ इस लड़के से पूछना, तो ये रैंडमली नहीं कहे। रैंडमली का मतलब मैंने किसी भी, मान लीजिए एक कागज़ लिया और एक कागज़ ऐसे फेंक दिया, मैंने कहा जिसके ऊपर कागज़ गिरेगा वही बताएगा। अब वो किसी के ऊपर भी गिरेगा तो उसको कहेंगे रैंडमली। मेरा ये नहीं है कि मैं इसी स्टूडेंट को उठाना, तो ताश की गड्डी को ऐसे फेंटा, किसी भी बीच से ताश के पत्ते को निकाले, इसको कहते हैं रैंडमली। यदृच्छया कभी अगर प्रयोग होता है प्रोबेबिलिटी में, तो रैंडमली का मतलब हमने ये डिसाइड नहीं किया मुझे यही लेना, यही वाला कार्ड लेना। अगर ताश की गड्डी हम एक देखेंगे यार ये इक्का है, इसको उठा लिया, तो ये रैंडमली नहीं होगा। ये तो आपने पहले देख लिया रैंडम इक्का है फिर उठाया, यदृच्छया। इसलिए सिक्के को फेंक रहे वो भी तो रैंडमली फेंक रहे हो। ये थोड़ा ना मालूम है कि यार ऐसा हेड ऐसे ही उछाल के फेंकना, घुमाना नहीं। या डाइस भी क्या होता है, रैंडमली। इसीलिए आप देखो लिखा हुआ डाइस इज थ्रोन रैंडमली। एक जो है पांसा ऐसे खटखट गया और फिर फेंक दिया। ज़्यादा खटखट करने से थोड़ा ना चेंज हो जाता है, ऐसा थोड़ा ना तुम ज़्यादा खटखट करोगे 6 आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसको बात को समझिएगा। यहाँ पर पूरा आपको ऐसा मज़ा दिलाएंगे जो है कि आपको समझ में आएगा, हाँ यार ये तो पूरा फील हो रहा है सर। तो यहाँ पे लूडो भी लेकर आएंगे, ठीक है, लूडो भी लेकर आएंगे, परेशान। ताश की गड्डी ये सब हमारा सिस्टम है थोड़ा। तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे रैंडम। तो बताइए एक पांसे को यादृच्छया फेंका जाता है, राइट द सैंपल स्पेस। लिखिए सैंपल स्पेस, लिखिए प्रतिदर्श समष्टि लिखिए, राइट द सैंपल स्पेस। एक पांसे को यादृच्छया फेंका जाता है, राइट द सैंपल स्पेस हो जाएगा। क्या होगा सैंपल स्पेस बोलो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा सैंपल स्पेस है। जो आ सकते हैं ऑल आउटकम्स, लिस्ट ऑफ ऑल आउटकम्स। आप चाहे डाइस को कितनी बार भी फेंकोगे, आपको इन्हीं नंबर में से कोई नंबर आएगा, ठीक है बेटा, इन्हीं नंबर में से कोई एक नंबर आएगा। ये आपका होता है सैंपल स्पेस की थ्योरी है। सैंपल स्पेस क्या होता है बेटा, हाँ बताइए बेटा। नहीं, इसमें ये है ना कि देखो सैंपल स्पेस की थ्योरी जो है कॉमन लगा के इसलिए लिखते हो क्योंकि हमने क्या कहा, लिस्ट बनानी है सभी आउटकम की। इसको ऐसे बनाने का तरीका होता है, ब्रैकेट के अंदर ही बनाना होगा आपको। और कॉमा ये आ सकता है, 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 ये आ सकता है। ये मतलब इसकी थ्योरी है। सैंपल स्पेस को बनाने के लिए आप एक करली ब्रैकेट का प्रयोग करोगे और जो एलिमेंट्स है उसमें ये है कि ये कह सकते हो ये आ सकता है, 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 ये आ सकता है। यानी जितने भी आउटकम है एक प्रकार से कह सकते हैं उनका जो लिस्ट का जो सेट बन रहा है वही हमारा सैंपल स्पेस होता है, ठीक है। आपको कॉमा कॉमा लगा के ही लिखना पड़ेगा। उसके एलिमेंट्स को कॉमा लगाने का मतलब है ये आ सकता है, ये आ सकता है। अभी एक बार समझा दिया ना भाई, जैसे कोई सेट लिखा है तो आपसे शुरुआत में बोल दिया कोई सेट है तो आपको समझ में आ रहा है। अब हमने कहा कोई सैंपल स्पेस है तो समझ जाओ इसका मतलब ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, इसका अलग मीनिंग होगा, ठीक है। कॉमा कॉमा अगर मैंने बोल दिया सैंपल स्पेस है, इसका मतलब ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, इस तरीके से हो गया। तो ये होता है हमारा सैंपल स्पेस। तो प्रायिकता में क्या क्या बताया पहले बताओ। आज प्रोबेबिलिटी में इतना ही बताएंगे आपको, थोड़ा इतनी बात माइंड में जाए आप। और इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, ये वीडियो हम अपलोड करेंगे तो दोबारा से आप देखेंगे इस वीडियो को तो और मज़ा आएगा। प्रोबेबिलिटी क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि हमेशा 0 और 1 के बीच में है। क्या मेज़र करता है, एक मेज़रमेंट है। ये मेज़र क्या करता है, ये मेज़र करता है
पॉसिबिलिटी, किसी के होने की पॉसिबिलिटी, क्या चांस है। चांस भी बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी का दूसरा नाम। जैसे आसमान बोलते हो, गगन बोलते हो, अंबर बोलते हो, सभी तो आसमान के नाम है। चाहे निःशुल्क बोलो, चाहे मुफ्त बोलो, बात वही है। तो वही चांस बोलो, चाहे पॉसिबिलिटी बोलो, चाहे प्रोबेबिलिटी बोलो, लेकिन मोस्ट पॉपुलर नाम है प्रोबेबिलिटी। ठीक है भाई, सभी में कोई चीज़ जो फेमस होता है, कई सारे उसके पर्यायवाची है, लेकिन उन सब में कोई एक ज़्यादातर फेमस है तो आप उसी नाम से उसे पुकारोगे। प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी या चांस भी कह सकते। ठीक है, ये भी इसके नाम। इसलिए कल की क्लास मिस न करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1 मिनट रुक जाए, कार्ड रुक जाओ।